हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्यूनो डेफिशिएंसी कि इम्यूनो डेफिशिएंसी की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। एक जो बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम कैसा होता है, कैसे वो इम्बैलेंस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। दो टाइप की जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसके बारे में बात करेंगे। देन जो दो टाइप की इम्यूनो डेफिशिएंसी है उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि जो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिनेशन क्या होती है इम्यूनो डेफिशिएंसी की? कि इम्यूनो डेफिशिएंसी या फिर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एबिलिटी को लूज़ कर देता है, एबिलिटी उसके अंदर ख़त्म हो जाती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। कि या तो कम हो जाएगी फाइट करने की कैपेसिटी या फिर पूरे तरीके से ही ख़त्म हो जाएगी। इम्यूनो डेफिशिएंसी में इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है कि जो भी डिजीज़ है उससे फाइट करने की, लड़ने की, वो या तो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि वो कम हो जाएगी। या फिर और हम क्या कहें कि ये पर्सन हु हैज़ एन इम्यूनो डेफिशिएंसी इज सेड टू बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। कि एक पर्सन जो इम्यूनो डेफिशिएंट है, जिसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि कंप्रोमाइजेशन हुआ है उसके इम्यून सिस्टम के साथ, वो अब अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी कि मिनी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी मतलब कमी, या तो वो कमी पूरे तरीके से होगी या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की जाएगी कि पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा इम्यून सिस्टम, कम अच्छे तरीके से काम करेगा और एबिलिटी ख़त्म हो जाती है इम्यून सिस्टम की इन्फेक्शियस डिजीज़ से फाइट करने की, उसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलेंगे। एक जो बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम है उसके अंदर, जैसे एक बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम है तो ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस होगी। इम्यून सिस्टम अंडर रिएक्टिव भी हो सकता है और ओवर रिएक्टिव भी हो सकता है। अंडर रिएक्टिव कब होगा? इंटरनल थ्रेट जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, सिंगलिस हो गया, TB हो गया, तो जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा, वो अंडर रिएक्शन के अंदर जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे काम करने लगेगा, वो स्लो डाउन होगा। और एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, पैरासाइट, वायरस, इनकी वजह से वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। ओवर रिएक्ट कब करेगा? जैसे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, हाशीमोटो डिजीज़ है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ल्यूपस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल है, देन टाइप 1 डायबिटीज़ है। और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जैसे जो एक्सटर्नल थ्रेट है, फूड सेंसिटिविटी है, एलर्जीज़ हैं, एक्जिमा है, अस्थमा है, साइनसाइटिस है। तो इनकी वजह से ही जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव होगा, वो ज़्यादा काम करने लगेगा। चाहे इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो, चाहे इम्यून सिस्टम अंडर रिएक्टिव हो, दोनों ही कंडीशन में हमारे बॉडी के लिए ये सही नहीं है। टू टाइप ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो इनहेरिटेड इम्यून डिसऑर्डर है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, और ये जनरली बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं और इन्हें चाइल्डहुड में ही डायग्नोस कर लिया जाता है। जो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, और वो किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे कि HIV हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, इन सब की वजह से, जैसे कि कीमोथेरेपी है, इनकी वजह से सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में एक्वायर होगी। तो जो क्लासिफिकेशन है वो उसका ऐसे फ्लो चार्ट देखें तो प्राइमरी को कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, सेकेंडरी को एक्वायर्ड भी बोलते हैं, कि बाहर से जन्म लेने के बाद में एक्वायर की जाती है। कॉन्जेनाइटल की एट द टाइम ऑफ बर्थ वो प्रेजेंट है। जेनेटिक म्यूटेशन होती है, मोनोजेनिक भी हो सकती है और पॉलीजेनिक भी, एक सिंगल जीन के अंदर चेंज होने से भी हो सकती है और मल्टीपल जीन के अंदर चेंज होने की वजह से भी ये हो सकती है। सेकेंडरी में क्या है? माल न्यूट्रिशन आता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कि एड्स है, इम्यूनोथेरेपी
कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर जो कीमोथेरेपी है उसकी वजह से, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ है, देन एक्सेसिव प्रोटीन लॉस की वजह से भी सेकेंडरी जो इम्यून डेफिशिएंसी है वो हो सकती है। अब जो प्राइमरी और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो नेचुरल इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर सकती हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर सकती हैं। जो अफेक्ट करेंगी नेचुरल इम्यूनिटी में फेगोसाइटिक सेल को और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें टी और बी सेल को ये अफेक्ट करेंगी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है इम्यूनोडेफिशिएंसी का वो किस तरीके से है कि सिंगल जो ह्यूमोरल बी सेल डेफिशिएंसी है, बी सेल की वजह से जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी वो पूरा 50% है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से 2%, फेगोसाइटिक जो सेल्स हैं उनके अच्छे से काम ना करने की वजह से 18% इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी, और जो सेलुलर टी सेल है उनकी वजह से 10%, और कंबाइंड बी एंड टी सेल की वजह से 20% इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो हमें जो ह्यूमरल इम्यूनोडेफिशिएंसी है, सेलुलर है, कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ये वाली ह्यूमोरल, सेलुलर, कंबाइंड, देन कॉम्प्लीमेंट एंड फेगोसाइटोसिस, कॉम्प्लीमेंट एंड फेगोसाइटोसिस, इन्हीं जो ये प्राइमरी है इन्हीं का ये ऐसे चार्ट बना के, मतलब ये सर्कल बना के दिखाया हुआ है कि कौन सी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे जो बी सेल डेफिशिएंसी है, बी सेल डेफिशिएंसी में आईजीए डेफिशिएंसी हो सकती है, आईजीजी डेफिशिएंसी हो सकती है, आईजीएम की वजह से कि इम्यूनो डेफिशिएंसी विद इंक्रीज्ड आईजीएम, आईजीएम की अमाउंट बढ़ेगी तो भी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्स लिंक्ड इम्यूनोग्लोबिमीनिया हो सकता है, देन ट्रांजिएंट हाइपोगामा ग्लोबुमिनिया ऑफ इन्फेंसी हो सकता है, देन जो एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे, कुछ या फिर नो बी सेल इन ब्लड, बी सेल में कोई ब्लड नहीं मिलेगी, कोई आईजीजी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिम्फ नोड मतलब बहुत कम अमाउंट में लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ आईजीजी इन अर्ली एज के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ आईजीजी होगी, और पॉलीजेनिक इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे, और जो एक्स एल ए है अर्ली मैचुरेशन होगा बी सेल का वो फेल होगा। देन आईजीए और आईजीजी सब क्लास डेफिशिएंसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर आईजीए डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन होगी, पेशेंट हैं उनके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ डेवलप होने लगेंगी, और 20% आईजीजी2 और आईजीजी4 की कमी आएगी, पॉलीजेनिक इन्फेक्शन के लिए बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगी, मतलब ज़्यादा पॉलीजेनिक इन्फेक्शन उसमें होने लगेंगे, और ये टर्मिनल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी सेल नहीं हो पाएगा इस डिजीज़ के अंदर। देन जो इम्यूनोडेफिशिएंसी विद इंक्रीज्ड आईजीएम, हाई आईजीएम, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें जो आईजीजी और आईजीजी है उनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आईजीएम है उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉलीक्लोनल आईजीएम सेल्स बनने लगेंगी, ससेप्टेबल है ये पॉलीजेनिक इन्फेक्शन के लिए, फॉर्मेशन होने लगेगी आईजीएम की न्यूट्रोफिल के अगेंस्ट, प्लेटलेट के अगेंस्ट और दूसरे जो ब्लड के कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट, और इनएबिलिटी हो जाएगी बी सेल की आइसोटाइप स्विचिंग में, मतलब ये जो बी सेल है वो आइसोटाइपिंग स्विचिंग नहीं कर पाएंगी। इतने ही बहुत है इसमें, 1 2 3 4 हमने देख लिया, बाकी 5 के आप नाम लिख देना, ये वाली स्लाइड पूरी बना देना, ये वाली स्लाइड बना देना, और इनके अंदर ये जो हमने 4 डिजीज़ पढ़ी हैं इनमें कोई भी आप 2-3 पॉइंट जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। देन टी सेल के डिसऑर्डर की बात करें, ये सारे किसके डिसऑर्डर थे, ये सारे थे बी सेल की डेफिशिएंसी की वजह से, तो बी सेल की डेफिशिएंसी में हमने ये 5 नाम देखे। टी सेल की डेफिशिएंसी में कोई भी आप अपने हिसाब से 1-2 डिजीज़ लिख देना, कि जैसे डाइजीरियोस सिंड्रोम है जिसके अंदर मोस्ट अफेक्टेड होता है टी सेल की डेफिशिएंसी होती है, इसको हम कॉन्जेनाइटल थाइमिक एप्लेसिया फिर हाइपोप्लेसिया भी बोलते हैं, ये एसोसिएटेड है विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के, एंड फिश शेप्ड माउथ की, इसके वजह से फिश
की शेप का माउथ बन जाएगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होंगी और डिफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग 6 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, कि जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है तो उसका जो डेवलपमेंट का 6 to 10th वीक चल रहा है उस ड्यूरिंग अच्छे से डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये डिजीज़ होती है। जब पैराथायरॉयड, थाइमस, लिप्स, ईयर्स, एरोटिक आर्क सारे बन रहे होते हैं उस ड्यूरिंग ये एबनॉर्मेलिटी आएगी और ये डिजीज़ होगी। अब टी सेल डेफिशिएंसी विद वेरिएबल डिग्री ऑफ बी सेल डेफिशिएंसी, कि जो कंबाइंड सेल डेफिशिएंसी है उसकी बात की जाए तो फिर ये 1-2 डिजीज़ दी हुई हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से 1-2 के नाम लिख के या फिर सभी के भी नाम लिख के और इनके 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप कर लेंगे। तो ये 4, 5, 6, ये 6 डिजीज़ हैं। इन 6 में से आप 1, 2, 3, 4 जितनी भी करना चाहो उतना कर सकते हैं कंबाइंड वाली में, और जितना इनके बारे में लिख सके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। देन हम बात करें डिसऑर्डर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, उसकी जहाँ जहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी वहाँ वहाँ पर इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे तो वहाँ वहाँ पर जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो हमें देखने को मिलेगी। देन जो स्किड है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, उसके अंदर जो पेशेंट है 50% ऑफ द स्किड पेशेंट के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो एक्स लिंक्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जबकि जो 50% बचेंगे उसमें ऑटोसोमल डेफिशिएंसी मिलेगी। इनके जो दोनों ही टाइप के जो पेशेंट हैं इनमें टी सेल और बी सेल इम्यूनिटी की एब्सेंस मिलेगी, या फिर जो टी और बी सेल है वो कम हमारे सर्कुलेशन में मिलती हैं। पेशेंट विद स्किड आर ससेप्टेबल टू ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल, वायरल, मायोसाइटिक, प्रोटोजोन इन्फेक्शन, कि इनके इन्फेक्शन होने के यहाँ चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करें सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी की और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी इज़ द लॉस ऑफ immune function and result from exposure to various agent, not a जेनेटिक और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ये कोई जेनेटिक या फिर डेवलपमेंट के ड्यूरिंग होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर से एक्वायर की गई है, कि जब लाइफ टाइम में जब इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है उसकी ड्यूरिंग उस ये सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो एक्वायर्ड की जाती हैं और इन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे कि एड्स है जो कि HIV के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये होगा। और एड्स के बारे में हम पूरा और पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, तो जो एड्स के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे वहीं से कुछ पॉइंट उठा के आप इस वाले में लिख देंगे, या फिर अदरवाइज़ अगर आप एड्स को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये 4 स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, ये थोड़ा सा एड्स के बारे में है, ये आप अपने हिसाब से एड्स का नोट कर लें। देन ये एड्स और दूसरी जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है उनको कंपेयर करके दिखा रखा है ईयर वाइज की कौन से ईयर में कौन सी इम्यूनोडेफिशिएंसी चली थी। अब ड्रग्स की वजह से सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये सर्कुलेटरी ल्यूकोसाइट के नंबर में चेंज करते हैं और जो CD4+ होता है सेल के ऊपर उसको, उनके नंबर को डिप्लीट करेंगे। देन मोनोसाइटोपिनिया होता है इनकी वजह से। डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग इस्नोफिल एंड बेसोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होंगे उनकी अमाउंट को डिक्रीज करेगा। टी सेल एक्टिवेशन को इनिबिट करता है, बी सेल के मैच्योरेशन को इनिबिट करेगा, और जो साइटोकाइन की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। देन मिथोट्रिजेक्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो फोलिक एसिड है उसके एनालॉग प्रेजेंट होता है ये, और ये फोलिक एसिड डिपेंडेंट जो सिंथेसिस पाथवे है जो कि DNA की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, उसको ब्लॉक करेगा, और ज़्यादा टाइम तक इसका जो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके सिंथेसिस को कम कर देगा। देन साइक्लोस्पोरिन हैव सीवियर इफेक्ट ऑन टी सेल सिग्नलिंग एंड फंक्शन, जो साइक्लोस्पोरिन है वो उसका हमारे जो टी सेल सिग्नलिंग है और फंक्शन है उसके ऊपर काफ़ी सीवियर इफ़ेक्ट होता है। ये हमारी जो इम्यूनोफिलिन्स हैं उनके साथ में बाइंड होगा और
क्रिटिकल रोल होता है इन इम्यूनोफ्लिन का सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ये इनिबिट करता है IL-2 डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन को। दूसरे कॉज क्या है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के? माल न्यूट्रिशन की वजह से, मिनरल्स की वजह से, विटामिन्स की वजह से, ओबेसिटी मतलब मोटापे की वजह से भी सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये दूसरे कॉजेज़ हैं। ये कुछ 3 ड्रग्स है जिनकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है, और एड्स की वजह से। देन जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, स्किड का, और टी सेल, कंबाइंड टी सेल, बी सेल और बी सेल का हमने ये डेफिशिएंसी देखी है कि इनकी वजह से ये डेफिशिएंसी हो सकती है। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।